रास्ता है जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है, रसुआ। इतना ज्यादा पानी कि आमतौर पर कई दिन तक बारिश हो या कई नदियां जोड़कर इतना पानी इकट्ठा नहीं कर पाती हैं, जितना बड़ा वो ग्लेशियर होता है वो फटता है। एक पुल टूट कर आ रहा है, वो दूसरे पुल से टकराता है और आप ये समझिए कंक्रीट का पुल बहते हुए कभी आप इमेजिन कर सकती थी इससे पहले? ये जो तबाही है कितना पीछे ले गई है नेपाल को। भारत नेपाल के साथ है, जो भी मदद चाहिए भारत करने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ है मेरे सहयोगी विपिन चौबे, जिन्होंने कई आपदाओं को कवर किया है। लेकिन नेपाल की आपदा पहले की जो आपदाएं हैं उनसे कैसे अलग है और कैसे नेपाल इन हालात से उबरेगा, उस पर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो इस वक्त पीछे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, हम आपको एक वो पूरा तरीका बताते हैं, पूरा रास्ता बताते हैं कि कैसे ये बहुत बड़ा पानी का सैलाब आया नेपाल में और वो पूरा का पूरा नेपाल को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले शुरुआत विपिन हम करेंगे उस जगह से, लेंडेखोला। ये वो जगह है जहां पर ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी झील के रूप में पानी जमा हो गया ग्लेशियर के पिघलने के बाद, और अचानक से वो झील इस तरह से फटी कि पूरा का पूरा फ्लैश फ्लड आता गया। कैसे हुआ ये विपिन जरा बताइए। देखिए, आमतौर पर जो हिल एरियाज होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का इलाका हो, नेपाल का इलाका हो या फिर चाइना के इलाके में चले जाइए, पहाड़ी इलाकों में दो कारण होते हैं। इस तरह की त्रासदी के भी आने के पीछे दो कारण होते हैं। एक क्लाउड बर्स्ट, या जिसको बादल का फटना कहते हैं। अचानक से बादल फटता है और पानी का प्रवाह बहुत तेज आता है, नदियां उसको संभाल नहीं पाती, किनारों पर बसे हुए पूरी बस्तियां, पूरे गांव सब बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा कारण जिसका जिक्र आपने किया, दूसरा कारण यह है कि ग्लेशियर जब पिघलता है, पिघलने के जो पानी बनता है वो पानी आर्टिफिशियल एक झील बन जाती है। उस झील की अपनी एक क्षमता होती है, वो एक सर्टेन टाइम तक भरता भरता भरता, जैसा आपको याद होगा जोशीमठ में हुआ था, तपोवन में हुआ था, इस तरह की त्रासदी धराली में ऐसा हुआ था। तो ऐसा होता क्या है कि ये ऐसी जगहों पर उसकी जब क्षमता होती है, दो तीन कारणों से वो बस्ट कर जाता है। पहला, पानी का प्रेशर ना झेल पाना। दूसरा, जो इस तरह का मलबा उसमें आकर गिरता है उसको संभाल ना पाना। तीसरा, सबसे ज्यादा बारिश की वजह से। ये तीन कारण हो सकते हैं जिसका जिक्र आपने किया। इसका उद्गम नेपाल की आज की त्रासदी का उद्गम है लेंडेखोला, जो तिब्बत के पास है। वहीं से ये त्रासदी शुरू हुई है। चीन का ये उत्तर वाला हिस्सा है जहां पर लेंडेखोला पड़ता है। और देखिए, फिर अब आगे बढ़ेंगे इसमें विपिन, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, आप उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये वो रास्ता है जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है, रसुआ में बहुत ज्यादा तबाही होने की बहुत ज्यादा। आप और एक बात और जानना जरूरी है, लेंडेखोला जो है ये जो वो एक नाम है नदी का, भोटेकोशी, भोटेकोशी, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रोनाउंसिएशन अलग है। भोटेकोशी नदी की सहायक नदियों में से एक माना जाता है। जब यहां पर, जिसका जिक्र आपने किया, लेंडेखोला में वो जो ग्लेशियर फटा, जो पानी इकट्ठा हुआ था, उसके बाद पानी, इतना ज्यादा पानी कि आमतौर पर कई दिन तक बारिश हो या कई नदियां जोड़कर इतना पानी इकट्ठा नहीं कर पाती हैं, जितना बड़ा वो ग्लेशियर होता है वो फटता है। उसके बाद सबसे पहला जो हिट किया है नेपाल को, वो रसुआ है। ये हाईवे है रसुआ का, और हाईवे के किनारे किनारे नदी जा रही है। और आपने तमाम तस्वीरें आज अपने शोज में हम लोगों ने दिखाई। यस, त्रिशूली नदी, भोटेकोशी नदी, इन नदियों में अचानक से यहां से जो पानी आया है वो इतना ज्यादा था कि आमतौर पर नदियों को धीरे धीरे जब पानी, नदी संभालती है कैसे, धीरे धीरे जब पानी आता है, अचानक से आया, तो सबसे पहला हिट कहां गया है? रसुआ में हुआ, और सबसे ज्यादा तबाही रसुआ में हुई। सबसे बड़ी बात यह कि रसुआ के जो 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वहां पर ये अटैक हुआ है इस जल प्रहार का, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इस बीच एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, ये जो रसुआ डिस्ट्रिक्ट फ्लड है, यहाँ पर इमिग्रेशन का ऑफिस था इधर नीचे वाले हिस्से में, वो पूरी तरह से तबाह हुआ है। इसके अलावा ये, जैसा मैं अभी नीचे आपको बता रही थी कि कई हाइड्रो पावर और कई होटल्स हैं, आसपास बसावट थी, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और इसमें जब विपिन हम आगे बढ़ेंगे, जिक्र त्रिशूली नदी का, त्रिशूली नदी, भोटेकोशी और त्रिशूली, दो नदियां आपस में मैच करती हैं। और इस हाईवे के बगल बगल से आप देखेंगे, जब इसको थोड़ा सा आप जूम आउट करेंगे, तो ये देखिए, ये तमाम नदियां हैं और इनके किनारों पर आमतौर पर पहाड़ों में बसावट ऐसी होती है, खूबसूरती भी यही है वहां की।
वहां का चार्म भी यही है कि नदियों के किनारे वो बसे गांव, plant वो है, कस्बे, वो शहर। और ये देखिए इस तरह के 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस पूरे रूट में आए हैं प्रीति। इस बात को समझिएगा। भोटे कोशी की ये सहायक नदी है, त्रिशूली को हिट किया है, रसुआ को हिट किया है, और उसके बाद जहां जहां ये होकर गुजरा है पूरा ऐसे करें तस्वीर बदल गई। एक बसावट जहां रंग बिरंगे घर नजर आ रहे हैं, रास्ते दिख रहे हैं, गाड़ियां दिख रही हैं, और दूसरी तस्वीर जो हम अपनी तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं टीवी पर कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऐसा झाड़ जंकार खड़ा हो गया है कि जहां कुछ भी नहीं है, स्लज जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए, लगभग 5 जिले, दर्जनों कस्बे और सैकड़ों गांव। आप ये समझिए, जब स्लज आता है ना, इतना ज्यादा वो होता है कि मैंने तो ऐसी त्रासदी को कवर किया। मैं काठमांडू 2 बार अभी पिछले 1 दशक में गया। यही मेरा सवाल भी था कि क्या ये जो हम देख रहे हैं इस बार की आपदा, इससे पहले इस तरह की आपदा आपने देखी है? नहीं, केदारनाथ हमने देखी थी। इस लेवल की जो आपदा है जिसमें पूरे के पूरे गांव, मुझे केदारनाथ याद आता है, 2008 में 500 बसें एक साथ बह गई थी। इमेजिन करिए सिर्फ। और आज जो मैंने अपने शो में, जब आप मेरे साथ जुड़ी हुई थी 5 बजे, तो मैंने दिखाया एक पुल टूट कर आ रहा है, वो दूसरे पुल से टकराता है। और आप ये समझिए, कंक्रीट का पुल बहते हुए कभी आप इमेजिन कर सकती थी इससे पहले? कंक्रीट का पुल बह रहा था। ताश के पत्तों में आपस में टकराहट हो रही है, ऐसा देखने में लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। और मतलब कई तो हो सकता है ऐसा माने कि एआई जनरेटेड वीडियो, ऐसा आभास हो रहा है। लेकिन ये सच्चाई है नेपाल की इस वक्त। और इसमें आगे बढ़ते हैं जरा, ये आप ये देखिए अभी ये कैसे भारत को भी प्रभावित कर सकता है। एग्जैक्टली, ये देखिए अब ये जिक्र आ रहा है, आगे आ रहे हैं। ये देखिए 2 चीजें, यहाँ से हम आए हैं होते हुए, नेपाल की जो नदियां हैं, हाँ बस बिल्कुल आ गए, सही हम लोग आ गए। देखिए नेपाल की जो नदियां हैं, ठीक, हम लोग आगे थोड़ा सा जूम आउट करना है थोड़ा सा। हाँ, महाराज आगे। ठीक है, देखिए नेपाल की जो नदियां हैं, नेपाल 2 राज्यों को सबसे ज्यादा जोड़ता है। पहला वो राज्य उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आता हूं, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, जहां मेरा होम टाउन है, वो महाराजगंज है। गोरखपुर, महाराजगंज, हाँ महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, ये 4 जिलों को हिट करता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? बिहार है। गोपालगंज हो गया, मोतिहारी हो गया, सीतामढ़ी बिहार की तरफ इधर आ जाएंगे, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। अब संकट ये है कि जो पानी आया उसी वेग से आया है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। अगले 3-4 घंटों में हिट होने की संभावना है। इमेजिन करिए, जानकारी अभी हम असाइनमेंट से बात कर रहे थे कि गंडक नदी का जो प्रेशर है, वो स्तर है जल का, वो बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन डर इस बात का है कि रसुआ में जैसे हिट किया, त्रिशूली में जैसे हिट किया, भोटे कोशी में जैसे हिट किया, क्या उसी वेग से वो महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर या फिर गोपालगंज, सिवान, इनको हिट ना कर दे? ये सबसे बड़ा संकट है। पॉसिबिलिटी क्या लग रही है? क्योंकि आपने तो कई आपदाएं कवर की हैं, आपको क्या लग रहा है? तपोवन, केदारनाथ, फिर अगर हम दूसरी उत्तरकाशी वाली बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इसी तरह की इंटेंसिटी दिख रही है तबाही की? नहीं, इंटेंसिटी कम, क्योंकि मैं जोशीमठ की तरफ आपको लेकर चलता हूं। जब जोशीमठ में जो तपोवन पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर इसी तरह का बस्ट हुआ था, आर्टिफिशियल झील। जब वो आई थी तो हरिद्वार तक स्लज आया था। वाटर लेवल भी बढ़ता है, लेकिन उसका वेग कम हो जाता है, क्योंकि लगातार जो स्लज उसके साथ बहता आ रहा है, वो कम होता चला आ रहा है। सिर्फ कीचड़ जो है वो नहीं आ रहा है, बल्कि जो घर पड़ रहे हैं, जो पेड़ पड़ रहे हैं, जो गाड़ियां, तो उस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। डर हालांकि बना हुआ है, इसीलिए प्रिकॉशनरी गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की है। गंडक के सभी गेट खोल दिए गए हैं। बॉर्डर्स पर गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, यहां बॉर्डर्स पर रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया कि अगर आप नदी के किनारे रहते हैं तो मूव कर जाइए एहतियातन, और अलर्ट रहिए और ध्यान और नजर बनाकर रखिए। तो अलर्ट पर यूपी और बिहार की सरकार। अच्छा विपिन, एक बहुत जरूरी सवाल जो व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, हम बीते कई वर्षों से देख रहे हैं नेपाल में कभी भूकंप आ जाता है, कभी भूस्खलन आ जाता है, कभी इस तरह की बाढ़ की तबाही आ जाती है, कभी हम देखते हैं जेनजी सड़कों पर उतरकर नेतृत्व परिवर्तन कर देते हैं। नेपाल बार बार अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश करता है, लेकिन वापस उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे नहीं होना है। ये जो तबाही है, कितना पीछे ले गई है नेपाल को? ये दुर्भाग्य है नेपाल का। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, देश बड़ा है, पैसा बजट बहुत बड़ा है, तो भारत बेयर करने की क्षमता रखता है। हम केदारनाथ से कितने जल्दी ओवरकम किए आप समझ लीजिए। लेकिन मैं 2015 में काठमांडू में जब 7.7 का भूकंप आया था, याद करिए, बिल्कुल 6 पॉइंट पर हिल जाता है पूरा देश। 7.7 पूरा देश खत्म हो गया था। मैं वहां पर मौजूद था। थोड़ी दिन पहले गृह युद्ध हुआ, दुर्भाग्य से पूरा देश जला दिया गया। राष्ट्रपति भवन जल रहा था, प्रधानमंत्री का आवास, देश की संसद को जला दिया गया, सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे मंत्रालय जला दिए गए। तो नुकसान किसको हुआ? देश को हुआ। नेपाल छोटा देश है,
बजट कम है, डिपेंडेंसी चाइना पर है और भारत पर है। तो जिस तरह की त्रासदी प्रीति आज आई है, मुझे नहीं लगता नेपाल इस तरह की त्रासदी को वहन कर पाने की स्थिति में है, और ओवरकम करने में फिर से कम 2 दशक, क्योंकि अभी भी जो 2015 में त्रासदी आई थी, जो भूकंप आया था, उससे ओवरकम अभी नहीं कर पाया है। फिर गृहयुद्ध और फिर अब ये तीसरी त्रासदी नेपाल जैसे देश के लिए ओवरकम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने तत्काल शाम को फोन किया, बालेन शाह से बात की। भारत में कई सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान को एक्टिव रखा गया है और यह कहा गया है कि इस दुख की घड़ी में भारत नेपाल के साथ है, जो भी मदद चाहिए भारत करने के लिए तैयार है। लेकिन ये मान सकते हैं मौजूदा स्थिति में कि कोई बात छोटी तो नहीं है ना विपिन, हम लोग की नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम सारी चीजें बता चुके हैं अपने व्यूअर्स को, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बस नेपाल में क्या क्या हिट हुआ है, नेपाल में क्या क्या हिट हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। जो तस्वीरें अभी तक न्यूज रूम में रहने के दौरान मैंने और आपने देखी हैं, इमिग्रेशन ऑफिस जो बहुत बड़ा सरकारी दफ्तर वो है ना, हमने यहाँ दिखाया जिसको दिखाया था। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह की तस्वीरें प्रीति आई हैं, उस तस्वीरों में एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी को भागने और संभलने का मौका नहीं मिला। अरे 3 से 5 सेकंड देख रहे हैं आप, यकीन मानिए वो वीडियो देखकर दिल दहला जाएगा आपका। 5 कि सेकंड आप 5 सेकंड भी ज्यादा बता रहा हूं मैं। लोग बस जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं, सैलाब आ रहा है और पीछे के पीछे जो एक लाइन चली आ रही है, वो लाइन गायब, अचानक पूरा सब कुछ साफ। पूरा बस अड्डा, कितने लोग पूरा इमिग्रेशन ऑफिस, कई कस्बे, कई गांव, कई जिले साफ हैं। सैकड़ों नहीं, मुझे तो लगता है हजारों में लोग होंगे ऐसे अब जान पर आइए। अभी तक का आंकड़ा यह कहता है 400 से ज्यादा भारतीय, जिसमें मानसरोवर यात्रा पर जो लोग गए थे उनका पता नहीं है, वो रीचेबल नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सुरक्षित हो, लेकिन वो रीचेबल नहीं है। और इसके अलावा जिस तरह के गांव में घुसा है, 17 गांव के बहने की खबर है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर 50 लोग भी एक गांव में हैं, अंदाजा मैं मिनिमम पहाड़ में मिनिमम बता रहा हूं, मतलब 5-10 परिवार, मैं मिनिमम बता रहा हूं, गिरी हालत में, सबसे बुरी कंडीशन में, और सुबह का वक्त है, ऐसा भी नहीं है, तो आप मानकर चलिए कई हजार लोगों के मरने की संभावना है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक। और आर्थिक संकट जो हुआ है वो तो हुआ है, अब कब तक नेपाल इससे उबर कर सामने आ पाएगा कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, यह है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने सपोर्ट करने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल को लेकर, नेपाल के जो शासन में सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, अब उनको इन आपदाओं से निपटने के लिए, देखिए आपदाओं को आप नहीं रोक सकते हैं, आप नेतृत्व परिवर्तन, अस्थिरता, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर आप इससे निपट सकते हैं विपिन, बिल्कुल, लेकिन आप इस तरह की आपदाओं से निपट नहीं सकते। कोई देश, आप सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। कोई देश आप भारत में देखिए, काम नहीं हुआ आप भारत में इस तरह की आपदा नहीं, इस तरह की आपदा में आप कुछ नहीं कर सकते। किसी को नहीं पता तिब्बत में अगर बस कैजुअलिटीज तो कम करवाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन हाँ, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना फास्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बात आ गई, छोटा देश है। अब भारत के पास हजारों हेलीकॉप्टर्स हैं, नेपाल के पास बहुत लिमिटेड संसाधन है। मैं अभी होकर आया हूं, 1 साल पहले, आपको याद होगा जब वहां पर यह गृह युद्ध हुआ है, तब मैं वहां पर मौजूद था, मैंने उस त्रासदी को देखा है, और भारत ने तब कितनी मदद की थी मैंने वो भी देखा था। तो नेपाल के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, गांव में जहां इतना स्लज भरा हुआ, मैं मिनिमम कह रहा हूं, कम से कम जब स्लज आता है तो कई मंजिल, मतलब कई 100 फीट का स्लज आता है, उसमें कौन सा आदमी कहां दबा हुआ है, उसके अगर 1% उम्मीद भी होगी, आप उस तक पहुंचेंगे कैसे? यहां तक कि स्निफर डॉग्स भी नहीं पहुंच पाते। स्लज में जो भी घुसेगा वो स्लज के अंदर चला जाएगा। बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक ऑपरेशन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। बाढ़ एक बार के लिए बेहतर है, बाढ़ एक बार के लिए मौका देती है कि वाटर लेवल ऊपर और भाग जाइए। धीरे-धीरे 3 सेकंड का वक्त, जो तस्वीरें हमने देखी है, पूरा बस अड्डा बह गया, दिल को दहला देने वाली, पूरा होटल बह गए, कई कस्बे, कई गांव, कई सरकारी दफ्तर, 5 सेकंड भी नहीं। क्या सोच सकती हैं आप? मतलब सबसे ज्यादा दहलाने वाली तस्वीरें तो वो हैं कि लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से आ रहा है फ्लैश फ्लड, और सब गायब, सब कुछ साफ, सब कुछ। और हम ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि हम आपको ये बता पाए कि किस तरह की त्रासदी इस वक्त नेपाल में आई हुई है, और नेपाल अब कितना वक्त और लगेगा इन सब स्थितियों से ओवरकम करने में। मुझे लगता है कई वर्ष लग जाएंगे। लेकिन कोई भी आपका कमेंट बॉक्स में अगर सवाल है तो जरूर हमसे पूछेगा, हम कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियोज में उन सवालों के जवाब देंगे। एक महत्वपूर्ण, क्योंकि नेपाल में जो हुआ वो हुआ, हम भारत के 2 राज्यों को सतर्क रहने की जरूरत है, यूपी और बिहार, जिसका जिक्र हम लोगों ने किया। जाते जाते एक बार आपसे फिर से बता दें, यूपी का महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया, ये वो बिहार से लगा हुआ इलाका है जहां पर इन नदियों पे इंपैक्ट आता है। ये जुड़ी हुई इंटर रिलेटेड नदियां हैं,
तो यहां पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा जिसका बिहार का आपने जिक्र किया, उन जिलों का आपने सीतामढ़ी का भी हम लगातार सुन रहे हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा असर हो सकता है। गंडक नदी के रास्ते में जितने भी इलाके पड़ते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, वो ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कम से कम नुकसान हो, इस बात का प्रयास भारत सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से हो रहा है, जैसे हमें जानकारी मिल रही है। शुक्रिया, आप हमारे इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया।